हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ इंडियन पॉलिटी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में। उसके बाद आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में। इससे पहले कि हम इन एक्ट्स पर आए, हमें बैकग्राउंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैकग्राउंड में क्या क्या इवेंट्स हुए जिन्होंने इन एक्ट्स पर इंपैक्ट डाला। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो हुआ दैट वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 एक ऐसा रिवोल्ट था जिसको हम फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने बड़े लेवल पर था कि इसने कंपनी की जड़ें हिलाकर रख दी। तो इतने बड़े रिवोल्ट का क्या कारण था एक्चुअली? तो कारण ये था कि एवरी सेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज डिस्ट्रेस्ड फ्रॉम द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज थी वो बड़ी एक्सप्लॉयटेटिव थी। एवरी पॉलिसी वॉज डायरेक्टेड फॉर ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। किसी भी सेक्ट ऑफ सोसाइटी का वेलफेयर नहीं हो रहा था। एवरी सेक्ट ऑफ सोसाइटी वॉज डिसकॉन्टेंट, इसीलिए लोगों ने रिवोल्ट कर दिया 1857 में। तो हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के कॉजेज और व्हाट वर द मेन इवेंट्स उस पे नहीं जाएंगे, हमें पढ़ना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा रिवोल्ट ऑफ 1857 का इस एक्ट पर। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सबसे पहले है ब्रिटिश कंपनी वाज अबॉलिश्ड। When someone asks what was the importance of revolt of 1857, then you can say कि इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि ब्रिटिश कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ब्रिटिश क्राउन ने अबॉलिश कर दिया। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली देयर वाज नीड फॉर समथिंग टू बी डन, क्योंकि लोगों में ये विश्वास बैठ गया था कि जो कंपनी है वो एक्सप्लॉयटेटिव है, जो ब्रिटिश रूल है वो बड़ा ही एक्सप्लॉयटेटिव है। अगर ब्रिटिश क्राउन ने इमीडिएटली कुछ एक्शन ना लिया होता, कंपनी को अबॉलिश ना किया होता, तो उनको ये डर था कि आने वाले टाइम में कहीं ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया से खत्म ना हो जाए, लोग दोबारा रिवोल्ट ना कर दें। क्योंकि एक बार तो रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया था, बट दोबारा ये रिवोल्ट जो है वो डेंजरस हो सकता था ब्रिटिश रूल के लिए। तो सबसे पहले क्या किया गया, ब्रिटिश कंपनी को ही अबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इरेडिकेटेड। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो ये दो तरह की सुपरवाइजरी बॉडीज थी, इनको अबॉलिश कर दिया गया और इनकी जगह पे किसको लाया गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लाया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब क्या काम करेगा? जो काम कर रही थी ये डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सुपरवाइज का काम करेगा। ये सुपरवाइज करेगा इंडियन गवर्नमेंट को, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को सुपरवाइज करेगा। तो क्या ये अकेला काम करेगा? नहीं, इसके पास 15 मेंबर एडवाइजरी बॉडी होगी जो इसके साथ काम करेगी। उसका काम सिर्फ एडवाइस देना होगा। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विल सुपरवाइज इंडियन गवर्नमेंट विद इट्स 15 मेंबर काउंसिल। आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद गवर्नर जनरल वाज रिप्लेस्ड बाय वाइसरॉय। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो हेड होता था वो होता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसको अब रिमूव कर दिया गया और या कह सकते हैं कि रिप्लेस कर दिया गया बाय द पोस्ट ऑफ वाइसरॉय। तो अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको क्या कहा जाएगा? वाइसरॉय कहा जाएगा। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे दैट वर लॉर्ड कैनिंग, और जो फर्स्ट वाइसरॉय थे इंडिया के वो भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ही थे। उसके बाद वाइसरॉय विल एक्ट एज एन एजेंट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो वाइसरॉय हैं अब वो कैसे काम करेंगे? एज एन एजेंट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स बनाएगी उनको इंप्लीमेंट करेंगे वाइसरॉय। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के मेन प्रोविजंस। यू कैन लुक एट द प्रोविजंस के जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, चाहे वो सक्सेसफुल ना रहा हो ब्रिटिश रूल को उखाड़ फेंकने के लिए, बट उसने ये मेन प्रोविजंस लाई जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि कंपनी को ही अबॉलिश कर दिया गया था। तो इस एक्ट को अगस्त 1858 में इंप्लीमेंट किया गया, बट लोगों को अभी भी कंफ्यूजन थी, लोग अभी भी क्योस में थे। जो यहाँ के नेटिव रूलर्स थे वो भी क्योस में थे। एवरी सेक्ट ऑफ सोसाइटी वाज इन कंफ्यूजन कि
अब कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी, कंपनी की जो पॉलिसीज हैं वो पहले वाली कंटिन्यू रहेंगी या दोबारा लाई जाएंगी, कौन रूल करेगा, और जो कंपनी के साथ इंडियन नेटिव रूलर्स ने एग्रीमेंट्स ट्रीटी साइन करी हैं वो रहेंगी या नहीं रहेंगी, उनकी वैलिडिटी पर क्या असर होगा। तो इसी के कारण जो वाइस रॉय थे, फर्स्ट वाइस रॉय जिनका नाम लॉर्ड कैनिंग है, उन्होंने एक दरबार सजाया जिसमें सभी सेक्ट ऑफ सोसाइटी को इनवाइट किया गया और क्या अनाउंस किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को अनाउंस किया गया, सबको समझाया गया, लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लाया गया। उसमें जो ये अनाउंसमेंट थी इसको क्या कहा जाता है, क्वींस प्रोक्लेमेशन कहा जाता है। इस अनाउंसमेंट में लोगों को यह समझाया गया कि अब कोई भी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज नहीं लाई जाएंगी, लोगों के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो था, वन ऑफ द रीजन जो था, दैट वाज लोगों को लग रहा था कि जो हमारा रिलीजन है, हमारी जो संस्कृति है, उसको खत्म किया जा रहा है। लोगों को लगा कि ये जो वेस्टर्न टाइप ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस करी जा रही है, वेस्टर्न टाइप ऑफ एजुकेशन, ये जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स लाई जा रही हैं, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आके क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट कर रहे हैं, ये हमारे धर्म के लिए खतरा है, हमारे धर्म को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का एक प्रोविजन था कि अब कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं होगी जो नेटिव्स के रिलीजन में इंटरफेयर करे। नेक्स्ट, नो मोर एनेक्सेशन, कोई भी एनेक्सेशन, नई टेरिटरी को अब ऑक्यूपाई नहीं किया जाएगा ब्रिटिश रूल के अंडर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसीज भी नहीं लाई जाएंगी। तो ये सब चीजें इसीलिए हो रही थी सो दैट लोगों का विश्वास जीता जा सके। लोगों को कहा गया कि अब इंडियंस को एम्प्लॉय किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मेरिट के बेस पे अब आप ब्रिटिश सरकार के अंदर एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो these were the events, this was the government of India Act 1858, जिसको कब अनाउंस किया गया, नवंबर 1858 में, और इंप्लीमेंट ये कब हुआ, अगस्त 1858 में। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स ये थे कि इसने ऊपर ऊपर ब्रीफ लेवल पे इंडियन मशीनरी को चेंज करने का अटेम्प्ट किया, बट डीपर लेवल पे जो लॉ मेकिंग थी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए। मतलब जो गवर्नमेंट इंडिया पे रूल करेगी उसमें कोई भी चेंज नहीं लाया गया, सिर्फ ऊपर ऊपर से सुपरवाइजरी बॉडी है उसको चेंज किया गया था। तो उसको ठीक करने के लिए 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो सबसे पहले कंट्रोल में क्या चेंजेस थे, कंट्रोल में तो कोई भी चेंज नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि कौन है, ब्रिटिश कैबिनेट का एक मिनिस्टर है, उसके पास 15 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल है जो सुपरवाइज करेगी वाइस रॉय को। तो इसमें तो कोई भी चेंज नहीं था कंट्रोल में। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो इसमें कुछ मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले। सबसे पहले वाइस रॉय को अब 4 मेंबर काउंसिल को हटाकर एक और काउंसिल में मेंबर डाला गया और इसको 5 मेंबर काउंसिल बनाया गया। और अब ये 5 मेंबर काउंसिल सिर्फ एडवाइजरी बॉडी ना होकर अब इनके पास अपने अपने पोर्टफोलियोज थे जिनमें ये फोकस कर सकते थे। तो यू कैन लुक एट काउंसिल और इनके पास अपने 5 पोर्टफोलियो थे, लॉ डिपार्टमेंट, मिलिट्री, फाइनेंस, रेवेन्यू एंड डिफेंस। इसका मतलब कि इंडिया में फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया था। जैसे आज हमारी कैबिनेट में हर मिनिस्टर के पास अपना अपना डिपार्टमेंट होता है, दिस इज सिमिलरली लाइक दैट। उसके बाद पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया गया 1874 में। देखो ये 5 डिपार्टमेंट्स तो 1861 में लाए गए, बट 1874 में एक और डिपार्टमेंट लाया गया जिसका नाम था पब्लिक वर्क्स। तो नाउ वाइस रॉय के पास 6 मेंबर काउंसिल थी और 6 डिपार्टमेंट अलग अलग थे जिसपे ये लोग काम कर रहे थे। अब वाइस रॉय को एक एडिशनल पावर दी गई, पावर टू पास ऑर्डिनेंसेस। जैसे आज हमारे प्रेसिडेंट और हमारे गवर्नर के पास पावर होती है इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस को पास करने की, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है, सिमिलरली वाइस रॉय को पावर दी गई टू पास ऑर्डिनेंसेस जिसकी भी वैलिडिटी कितनी होगी, 6 मंथ ही होगी। उसके बाद अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो सेंट्रल लेवल पे जो चेंजेस लाए गए उनमें सबसे पहले था वाइस रॉय और देखो
लास्ट एक्ट जो हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट ऑफ 1853, तब क्या था कि वाइसरॉय, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी लॉ मेकिंग का पार्ट थी, प्लस कुछ मेंबर्स और थे जिन्हें हम क्या कहते थे, लेजिस्लेटिव काउंसलर्स कहते थे, जो कौन थे, जुडिशरी से लाए गए लोग थे, इफ यू कैन रिमेंबर दैट। ओके, अब क्या किया गया, उन लेजिस्लेटिव काउंसलर्स को हटाकर एडिशनल मेंबर्स को लाया गया। एडिशनल मेंबर्स 10 to 12 हो सकते हैं। तो अब इसको हटाने का या रिप्लेस करने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडियंस को भी पार्टिसिपेट कराया जाए एडमिनिस्ट्रेशन में, सो दैट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एफिशिएंट हो पाए। ओके, लोगों के बीच में रिवोल्ट करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो सके, क्योंकि अगर इंडियंस को भी पार्ट बनाया जाएगा इस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का, तो यही सोल पर्पस था। तो इसमें भी कुछ ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। देखो, एडिशनल मेंबर्स दो कंपोनेंट से मिलकर बना था, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, जिसमें ऑफिशियल में भी इंडियन को लाना थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि इनमें सिर्फ हाई ऑफिशियल्स थे, मिलिट्री और सिविल ऑफिशियल्स जो हाई लेवल के थे उनको ही यहां पर लाया जा सकता था। और ये एडिशनल मेंबर्स को कोई इलेक्ट करके नहीं लाया जा रहा, इनको नॉमिनेट करेगा वाइसरॉय। तो यू कैन लुक एट कि कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बट स्टिल देयर इज अ प्लेस वेयर इंडियन को रिप्रेजेंटेशन में लाया जा रहा है। नॉन ऑफिशियल में जो होंगे उनमें वाइसरॉय के पास पावर थी कि ही कैन नॉमिनेट सम इंडियंस, जिनमें फर्स्ट टाइम 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया बाय वाइसरॉय। सबसे पहले थे महाराजा ऑफ पटियाला, फिर थे सर दिनकर राव, और फिर थे राजा ऑफ बेनारस। तो इनको नॉमिनेट किया गया, बट ये कोई फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे। यू कैन से कि दीज वर लाइक द फ्रेंड्स विद वाइसरॉय। ये जो लोग थे ये वाइसरॉय के ही चहीते थे, इसीलिए इनको नॉमिनेट किया गया। और ये इलेक्ट होके नहीं आ रहे हैं। अगर आपको लगे कि ये इलेक्शन वाला कोई सिस्टम है, दे आर जस्ट गेटिंग नॉमिनेटेड बाय द वाइसरॉय। उसके बाद इंडियन जो ये लाए गए, ये अभी भी फाइनेंशियल डिस्कशन का पार्ट नहीं बन सकते थे। जैसे आज हमारे यहाँ पर बजट पे डिस्कशंस होती हैं, यहाँ पे कोई भी डिस्कशन अलाउड नहीं थी। ओके, और दो चीजें जो आपको जाननी जरूरी हैं कि एक तो अब कोई भी मैटर, जैसे इनमें से कोई भी मैटर, रिलीजन पे, मिलिट्री, डिफेंस और फाइनेंस, इस पे, और एक फॉरेन अफेयर, इन मैटर्स पे अगर बिल पास करना है तो उसमें वाइस रॉय का एसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दैट। तो एक ये आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो लोग हैं इनका टेन्योर कितना होगा, इट विल बी 2 years। तो दिस वाज व्हाट वर द चेंजेस दैट ब्रॉट इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब हम बात करेंगे प्रोविंशियल लेवल पर क्या कोई चेंज लाया गया या नहीं। हैव अ लुक एट प्रोविंशियल लेवल पर लेजिस्लेचर में क्या चेंजेस लाए गए। तो हमें पता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में लेजिस्लेटिव पावर्स वापस ले ली गई थी प्रोविंसेस से। बट अब क्या किया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रोविंसेस वर रिस्टोर्ड। जैसे कि बॉम्बे एंड मद्रास, बॉम्बे एंड मद्रास ऐसी प्रोविंसेस थी जिनके पास लेजिस्लेटिव पावर थी एट प्रोविंशियल लेवल, और उनसे ये वापस ले ली गई थी, बट अब रिस्टोर कर दी गई। उसके बाद न्यू प्रोविंसेस वर गिवन लेजिस्लेचर। अब जो न्यू प्रोविंसेस बनी थी या पुरानी प्रोविंस जिसके पास पावर नहीं थी लेजिस्लेटिव की, उसको अब पावर्स दे दी गई। जैसे कि बंगाल, बंगाल पे जो गवर्नर जनरल बैठते थे वो सेंट्रल लेवल पे भी लॉ मेकिंग करते थे और बंगाल को भी वही देखते थे। इसलिए बंगाल के पास सेपरेट कोई लेजिस्लेचर नहीं थी, तो बंगाल को सबसे पहले दी गई लेजिस्लेचर। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, वी नो दैट विलियम बेंटिक ने आगरा कॉन्स्टिट्यूट किया था, आगरा की प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूट की थी, तो उनको भी अब लेजिस्लेचर की पावर दे दी गई। और सेम इज द केस विद पंजाब, जो कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर एनेक्स किया गया था। और रेस्ट जो केस है वो बिल्कुल सेम है जैसे सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेचर हो रही है। देयर विल बी सम एडिशनल मेंबर्स और देयर विल बी अ कंपोनेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और उस पे जो गवर्नर बैठे हैं वो। तो एडिशनल मेंबर में कुछ लोग इंडियंस होंगे जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द गवर्नर। तो बाकी सारा जो केस है वो सेम रहेगा एट प्रोविंशियल लेवल, जैसे कि हो रहा है सेंट्रल लेजिस्लेचर में। सो दिस वाज ऑल अबाउट
इंडियन काउंसिल एक्ट 1861।